प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के संबंध में, जिसको कि प्रोफेसर श्रीनिवास ने प्रभु जाति का नाम दिया। आप सभी जानते हैं, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास हिंदुस्तान के बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं और इनकी 3 अवधारणाएं संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभु जाति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। प्रभु जाति की अवधारणा की चर्चा हम जिन बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। सबसे पहले हम इस अवधारणा की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात प्रभु जाति के अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ को समझने के बाद 2 महत्वपूर्ण अध्ययनों की चर्चा हम करेंगे। एक प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास स्वयं का अध्ययन और दूसरा प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर आंध्र बेताई का अध्ययन। इसके बाद हम इस अवधारणा का मूल्यांकन करेंगे। इसकी जो कमियां प्रस्तुत की गई है, आलोचनाएं बताई गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम प्रभु जाति के कार्यों के बारे में विवेचना करेंगे। प्रभु जाति का अर्थ किसी जाति विशेष की प्रभुता है। एक लाइन में, एक पंक्ति में मैंने पूरे सार को प्रकट करने का प्रयास किया है। प्रभु जाति अभिप्राय यह कि वह जाति जो जिसकी की प्रभुता है, जो कि डोमिनेंट है। इस अवधारणा के अर्थ को स्पष्ट करने के पूर्व बहुत ही संक्षेप में सामाजिक स्तरीकरण और जाति की चर्चा करना आवश्यक है। सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक व्यवस्था मानी जा सकती है। प्रत्येक काल और प्रत्येक मानव समाज में सामाजिकरण की व्यवस्था विद्यमान रही है। प्रभु जाति की चर्चा करने के पहले इन 2 बातों को जानना आवश्यक है। एक सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था और दूसरा जाति प्रथा। सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय यह होता है कि कोई भी मानव समाज ऐसा नहीं होता है जिसमें सभी सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति या सभी समूहों की परिस्थिति एक समान हो। परिस्थिति का मतलब स्टेटस से है, एक समान हो, यह संभव नहीं होता है। बल्कि वास्तविकता यह होती है कि कुछ समूह उच्च माने जाते हैं, कुछ समूह निम्न माने जाते हैं। ऐसी स्तरीकरण की व्यवस्था सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अभिप्राय यह कि मानव समाज के विकास के इतिहास से आरंभ से लेकर आज तक कोई भी समाज ऐसा नहीं रहा है जिसमें स्तरीकरण नहीं रहा हो। यह संभव है कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार बदल गए हों। यह भी संभव है कि विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में स्तरीकरण के अलग अलग आधार हैं, किंतु 2 आधार मुख्य रूप से माने जा सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, एक जाति व्यवस्था और दूसरा वर्ग व्यवस्था। जाति व्यवस्था हिंदू समाज या हमारे देश की एक स्तरीकरण की मौलिक संस्था है। जाति व्यवस्था एक ऐसी संस्था है जो केवल भारत में दृष्टिगत होती है और सामाजिक स्तरीकरण का मूल आधार रही है। मूरे के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें
समाज की इकाइयों को उच्च या निम्न सामाजिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। विभिन्न समाजों या एक ही समाज में स्तरीकरण के भिन्न भिन्न आधार माने जा सकते हैं। चूँकि हमारी विवेचना प्रभु जाति के संदर्भ में है, इस कारण केवल जाति व्यवस्था के एक आयाम के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैं अभी आपसे कह रहा था कि स्तरीकरण के अलग अलग आधार और उसकी सार्वभौमिकता। हिंदू समाज में, भारतीय समाज में स्तरीकरण का मूल आधार जाति, और जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं प्रभु जाति, उसका संदर्भ भी जाति। इस कारण जाति व्यवस्था की एक विशेषता की चर्चा हम यहाँ करेंगे। खंडात्मक विभाजन करता है, यह सर्वविदित बात है। जाति व्यवस्था की अन्य कई विशेषताएं हैं जिनका प्रभु जाति से सीधा संबंध नहीं है, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम केवल संस्तरण की चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था के प्रस्थापित होने के पूर्व हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों की बात की जाती थी। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के बीच संस्तरण स्पष्टतः मान्य था। संस्तरण में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे और शूद्र निम्नतम स्थान पर। ऐसी व्यवस्था में संस्तरण में उच्च स्थान के वर्ण समूह निम्न वर्ण समूह की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते थे तथा उनकी प्रभुता स्पष्टतः दृष्टिगत होती थी। जाति व्यवस्था के पहले भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कैसे आरंभ हुई, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल बात को यहीं तक सीमित रख रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में स्तरीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था और उसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। यह एक संस्तरण था जो सर्वमान्य था, जिसमें इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। मैं अभी आपसे कह रहा था कि इस संस्तरण में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे, क्षत्रिय दूसरे स्थान पर थे और बाद में दूसरे वर्ण थे। इस समय तक प्रभु जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं आई थी, इसलिए हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा प्रभु वर्ण था, किंतु हम यह कह सकते हैं कि प्रभुता के दृष्टिकोण से ब्राह्मण सर्वोच्च थे और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसके बाद में थे। डोमिनेंस थी, प्रभुता थी, वे दूसरों के मुकाबले शक्तिशाली थे। वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का आधार बनी। जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों की संस्तरण के सोपान में अलग अलग परिस्थिति थी। इस संस्तरण में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे और शूद्र निम्नतम सोपान पर थे। इन दोनों छोरों के बीच अन्य जातियों का वितरण था। चूँकि जातियाँ और उपजातियाँ इनकी संख्या हजारों में थी, इस कारण प्रत्येक जाति की संस्तरण के सोपान में क्या स्थिति थी यह कहना असंभव था, यह बताना असंभव है। कहने का अभिप्राय यह है कि वर्ण व्यवस्था जो सामाजिक स्तरीकरण का आधार थी, वह व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हुई और उसका स्थान जाति व्यवस्था ने लिया। जाति व्यवस्था में भी हमें
ऊंच नीच का संस्तरण देखने को मिलता है। जिस प्रकार ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर थे, उसी प्रकार जाति व्यवस्था में भी ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे। शूद्र जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था में निम्नतम स्थान पर थे, जाति व्यवस्था में भी वे निम्नतम स्थान पर थे। और एक बात और महत्वपूर्ण, वह बात यह कि जातीय संस्तरण का जो सोपान है, उसमें ये 4 बिंदु तो स्पष्ट हैं, किंतु इस हर श्रेणी के अंतर्गत जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनका संस्तरण में क्या स्थान होगा, ये निश्चित पूर्वक न तो बताया गया, न बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जातियां और उपजातियां, इनकी संख्या हजारों में है। भारतीय समाज में चूंकि ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे, इस कारण उनकी प्रभुता भी अधिक थी। इस समय तक प्रभु जाति की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी, इसी कारण उन्हें प्रभु जाति का नाम इस समय नहीं दिया गया। प्रभु जाति की अवधारणा समाजशास्त्रीय साहित्य में प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने 1959 में प्रस्तुत की। ड्यूमा और पोकाक का यह सोचना है कि डोमिनेंट यानी प्रभु शब्द का उपयोग श्रीनिवास ने प्रभु कुल डोमिनेंट क्लान और प्रभु वंश डोमिनेट लीनिएज जैसी अवधारणाओं से, जो कि अफ्रीका के अध्ययनों में प्रस्तुत की गई, से लिया था। 2 बातें इस चर्चा में शामिल है। एक बात तो यह कि ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर से सबसे अधिक शक्तिशाली थे। संस्तरण में उनका उच्चतम स्थान निर्विवाद था, किंतु फिर भी हमने कभी उनको प्रभु जाति का नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय तक प्रभु जाति की अवधारणा अस्तित्व में नहीं आई थी। 1959 में पहली बार प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की और तभी से जातियों के संदर्भ में प्रभु जाति की चर्चा आरंभ हुई। ड्यूमा और पोकाक ये कहते हैं कि श्रीनिवास ने जो प्रभु जाति में प्रभु शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मूल आधार अफ्रीका के अध्ययनों से है, जिनमें अध्ययनकर्ताओं ने डोमिनेंट क्लान और डोमिनेंट लीनिएज की बात की है, प्रभु वंश और प्रभु कुल की बात की है। और इस विश्लेषण से श्रीनिवास ने प्रभु शब्द को ग्रहण किया और हिंदुस्तान में प्रभु जाति की अवधारणा की चर्चा की। मैसूर के एक गांव रामपुरा के अध्ययन के आधार पर श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका अभिप्राय यह हुआ कि श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा का आधार रामपुरा में किया गया अध्ययन है। प्रभु जाति का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि एक जाति प्रभु जाति तब कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव या अन्य क्षेत्र में शक्तिशाली हो, प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत सोपान में वह सर्वोच्च जाति हो। श्रीनिवास ने प्रभु जाति की जो अवधारणा प्रस्तुत की, वह एक अध्ययन पर आधारित है और वह अध्ययन है मैसूर के रामपुरा का अध्ययन। रामपुरा गांव के अध्ययन में श्रीनिवास को ऐसा लगा कि जो जातीय संरचना है, जो अंतर्जातीय संबंध है, उसमें एक बात प्रभु जाति जैसी दृष्टिगत होती है। उन्होंने प्रभु जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। वे लिखते हैं कि वह जाति जो जनसंख्यात्मक रूप से अधिक हो, जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से
शक्तिशाली हो, और तीसरी बात ये कि उन्होंने यह कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि जाति संस्तरण में उसका सर्वोच्च स्थान हो। इन विशेषताओं की चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। A caste is dominant when it is numerically the strongest in the village or local area and economically and politically exercises a preponderating influence. It need not to be the highest caste in terms of traditional and conventional ranking of caste. एक अन्य स्थान पर श्रीनिवास ने लिखा है कि एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जा सकता है जब वह जनसंख्यात्मक रूप से अन्य जातियों से आगे होती है, उनके पास अधिक आर्थिक और राजनैतिक शक्ति होती है। संख्या में बड़ा और शक्तिशाली जातीय समूह आसानी से प्रभु जाति का स्वरूप ले लेता है यदि स्थानीय जाति संस्तरण में उसका स्थान बहुत निम्न नहीं हो। A caste may be said to be dominant when it preponderates numerically over other castes and when it also wields preponderant economic and political power. Large and powerful caste group can be more easily dominant if its position in the local caste hierarchy is not too low. अगर आप इन दोनों परिभाषाओं या दोनों वक्तव्यों की तुलना करें तो आपको यह देखने को मिलेगा कि दोनों में ही श्रीनिवास ने इस बात की चर्चा की है कि जनसंख्यात्मक आधिक्य, जिस जाति का जनसंख्यात्मक आधिक्य होगा। दूसरी बात जो दोनों में समान है वह है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति। तीसरी बात में थोड़ा सा अंतर है। पहली बार वे यह कहते हैं कि जातीय संस्तरण में उसका ऊंचा स्थान हो, और इस बात में वे यह कहते हैं कि जातीय संस्तरण में उसका बहुत नीचा स्थान नहीं हो। प्रभु जाति की परिभाषा में आंशिक परिवर्तन करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि एक जाति को प्रभु जाति बनने के लिए आवश्यक है कि उसके पास स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में कृषि भूमि हो, उसके पास संख्यात्मक शक्ति हो, स्थानीय संस्तरण में उसका ऊंचा स्थान हो। यदि एक जाति के पास प्रभुता के ये सभी लक्षण हैं तो वह निर्णायक प्रभुता की स्थिति का उपभोग करती है। अब आप यह देखेंगे कि यह तीसरी बात, पहली बात जो श्रीनिवास ने कही, दूसरी बात जो श्रीनिवास ने कही, और अब जो तीसरी बात श्रीनिवास कह रहे हैं, इनमें कोई मौलिक या सार्थक अंतर नहीं है। फिर वे जनसंख्या के आधिक्य की बात करते हैं, फिर वे संस्तरण में ऊंचे स्थान की बात करते हैं, पर यहाँ पर आकर उन्होंने आर्थिक परिस्थिति की जगह कृषि योग्य अधिक भूमि होने की बात कर ली है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के उन्नत होने का एक कारक हो सकता है कृषि योग्य भूमि का होना। जिसके पास जितनी कृषि योग्य भूमि अधिक होगी वह आर्थिक रूप से उतना ही शक्तिशाली होगा। यहाँ पर उन्होंने इस बात को जोड़ा है। इसको अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जा सकता है, ए कास्ट टू बी डोमिनेंट इट शुड ओन ए साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड, एरेबल मतलब कृषि योग्य, locally available, have strength of numbers and occupy a high place in local caste hierarchy. When a caste has all the attributes of dominance, it may be said to enjoy a decisive dominance. एक जाति के पास यदि ये सब बातें हैं तो वो निर्णायक हो सकती है। इन तीनों बातों को आप एक साथ रख लें, एक साथ इनका विश्लेषण करने का प्रयास करें तो हम यह कहेंगे कि इन तीनों बातों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इन सभी में संख्यात्मक आधिक्य,
जातीय संस्तरण में उच्च स्थान या अधिक निम्न स्थान न होना, आर्थिक शक्ति या कृषि योग्य अधिक भूमि व राजनीतिक प्रभुता की बात की गई है। यहाँ पर इस बात का प्रयास किया गया है कि वे तीनों तथ्य जो श्रीनिवास ने कहे उनको सम्मिलित करके हम यह मान सकते हैं कि एक जाति प्रभु जाति तब बन सकती है जब जनसंख्यात्मक आधिक्य हो, जातीय संस्तरण में बहुत निम्न स्थान नहीं हो या उच्च स्थान हो, तीसरा आर्थिक शक्ति या कृषि योग्य भूमि और राजनीतिक शक्ति उनके पास हो। इन कथनों के आधार पर प्रभु जाति की 3 विशेषताएं मानी जा सकती है जिनकी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। पहला, संख्यात्मक प्रधानता, न्यूमेरिकली प्रीपोंडरेंस। श्रीनिवास का मानना है कि किसी भी जाति का प्रभु जाति बनने में संख्यात्मक आधिक्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वे लिखते हैं कि किसी भी गांव या क्षेत्र में प्रभु जाति के सदस्यों की संख्या अन्य जातियों के सदस्यों की तुलना में अधिक होती है। संख्यात्मक आधिक्य शक्ति प्राप्त करने का साधन बन जाती है और कम संख्या वाली जातियां प्रभु जाति के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेती है। श्रीनिवास ने जो पहला प्रमुख लक्षण बताया, पहली जो प्रमुख विशेषता बताई, वह है संख्यात्मक प्रधानता, न्यूमेरिकली प्रीपोंडरेंस। हिंदी में इसको हमने जनसंख्यात्मक आधिक्य का नाम दिया है। इसका अभिप्राय यह कि जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रामीण समुदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्रभु जाति उस जाति के बनने के अधिक अवसर हैं जिसकी जनसंख्या अन्य जातियों की तुलना में अधिक हो। मान लीजिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनमें से जिस जाति की जनसंख्या अधिक होगी उसके प्रभु जाति बनने की संभावना बढ़ सकती है। और चूंकि अन्य जातियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, सार्थक रूप से कम होती है, इस कारण वे दूसरी जातियां उस जाति के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेती है जिनकी संख्या ज़्यादा हो। तो एक लक्षण तो यह है कि प्रभु जाति बनने के अधिक अवसर उस जाति को मिलेंगे जिनकी जनसंख्या अधिक है। दूसरी बात, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। श्रीनिवास का मानना है कि जाति की आर्थिक संपन्नता एवं राजनीतिक महत्ता उस जाति को प्रभु जाति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व उन्हें शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के कारण जाति प्रभु जाति बन जाती है। आर्थिक शक्ति की चर्चा करते हुए श्रीनिवास कहते हैं कि इसका मुख्य आधार ऐसी जाति के पास सार्थक रूप से अधिक कृषि योग्य भूमि या सर्वाधिक भूमि होना होता है। अधिक कृषि योग्य भूमि के कारण उनकी कृषक आय में बढ़ोतरी होगी और उनकी पैदावार भी अधिक होगी। ठीक वही बात है जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। आर्थिक रूप से प्रभावशाली होना, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होना, जिन जातियों के पास ये लक्षण हैं कि वे अन्य जातियों के मुकाबले अधिक समृद्ध है आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रभु जाति बनने के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति उनको वह आधार देती है जिस पर अन्य जातियां उनके प्रभुत्व को स्वीकार कर लेती हैं।
श्रीनिवास यह स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक शक्ति से उनका अभिप्राय क्या है। आर्थिक शक्ति से श्रीनिवास का अभिप्राय यह है कि वह जाति जिसके सदस्यों के पास सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि होती है, यानी जो अन्य जातियां उस गांव में निवास करती है, उस क्षेत्र में निवास करती है, उनके पास उपलब्ध कृषि भूमि प्रभु जाति के सदस्यों के पास उपलब्ध भूमि की तुलना में नगण्य होती है। यह भूमि उनको शक्तिशाली क्यों बना देती है? इसका कारण ये कि वे अधिक भूमि पर कृषि कर सकते हैं, पैदावार अधिक होती है, आर्थिक आमदनी उनकी बढ़ती है और बढ़ने के साथ साथ वे और शक्तिशाली बन जाते हैं। तीसरी बात, जातीय संस्तरण में उच्च स्थान। सामान्यतया यह देखा गया है कि वह जाति जो परंपरागत रूप से जातीय संस्तरण में उच्च या सम्मानजनक स्थिति प्राप्त किए होती हैं, वे प्रभु जाति बन जाती हैं। एक स्थान पर श्रीनिवास ने यह भी कहा है कि प्रभु जाति बनने में किसी जाति का संस्तरण में बहुत निम्न स्थान न होना योगदान देता है। परंपरागत रूप से ब्राह्मण, राजपूत ग्रामीण समुदायों में शक्तिशाली रहे हैं। ब्राह्मण जातीय संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पर रहे हैं, जबकि राजपूत निम्न स्थान पर रहे हैं। और आगे आपसे चर्चा करूंगा कि ये दोनों जातियां अधिकांश गांवों में प्रभु जाति रही है। जातीय संस्तरण, दो बातें श्रीनिवास करते हैं। एक बात वे यह करते हैं कि प्रभु जाति बनने के लिए यह तथ्य सार्थक योगदान देता है कि वह जाति जिसको कि प्रभु जाति बनना है, उसकी जातीय संस्तरण में सोपान में स्थिति कहाँ पर है। यदि वो सर्वोच्च स्थान पर है, या अधिक से अधिक ये मान लें कि वो सर्वोच्च स्थान के एक पायदान नीचे पर है, तो यह परिस्थिति उनको प्रभु जाति बनने का अवसर प्रदान करती है। आपसे पहले स्पष्ट किया था, मैंने करने का प्रयास किया था कि यदि उच्च न भी हो तो कम से कम इतना हो कि वह जाति जातीय संस्तरण के बहुत निम्न सोपान पर नहीं हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसके उच्च जाति बनने, प्रभु जाति बनने के अवसर बढ़ेंगे, यानी या तो उच्च स्थान या बहुत अधिक निम्न स्थान का न होना।